गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो सेकंड यूनिट है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सेकंड यूनिट जो है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी की डेवलपमेंटल टास्क, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और शैशवावस्था की कुछ सिद्धांतों के बारे में भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं शैशवावस्था की, इन्फेंसी। इसकी बात हमने पहले भी की है जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ा था कि जो विभिन्न स्टेजेस हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था कि इनका जो क्लासिफिकेशन है कुछ गुणों के आधार पर किया जाता है। तो जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस जो ये शैशवावस्था है या फिर बाल्यावस्था है या फिर किशोरावस्था है, इन सभी को अपने आधार पर क्या करा है, अलग अलग बताया है। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है वह सब ने अलग अलग बताया है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत काफ़ी कार्य किया है, जिनके हम काफ़ी सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जो इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन है वह हम ज़्यादा उसको क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो सामान्यतः हम जन्म से 3 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था का काल माना जाता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के समय से 3 साल तक की सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि सामान्यतः 3 वर्ष तक के समय को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। कहीं पर आपको यह 3 वर्ष भी दिखाई दे सकता है, कहीं पर आप इसको 2 वर्ष भी पढ़ेंगे, शैशवावस्था का काल। तो उसके आधार पर उन सभी ने उसकी क्या करी है, अपनी अपनी विशेषताएं बताई हैं। तो जन्म से 3 वर्ष के अंतर्गत क्या जो ये काल है इसका क्या महत्व है और क्या क्या विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं, यह आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो शैशवावस्था है इसे बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है। जीवन का आधार भी इसे कहा जाता है कि जो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है वह यह होता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें जीवन पर्यंत बच्चे में दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने जीवन से ले सकते हैं। आप अगर अपने माता पिता से बात करेंगे या आप कुछ बच्चों को देखेंगे और उनका अगर आपने देखा है, उनका शैशवावस्था आपने देखी है और वो अभी आपने उनको या वो चाइल्डहुड में हो या एडोलसेंस में, अगर आपने इस तरह के कोई बच्चे देखे हैं, या फिर आप अपने माता पिता से भी इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं कि जो शैशवावस्था के जो कुछ गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वह क्या होती हैं, लाइफ टाइम बनी रहती हैं और वो उसमें दिखाई देती हैं। और बहुत बार हमने ये कहा, आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जो होनहार होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो प्रारंभिक अवस्था में ही क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार से जो शैशवावस्था है यह ऐसी अवस्था है जहाँ जीवन किस प्रकार होगा आगे, उसकी आधारशिला क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। बालक कैसा आगे जाके भविष्य में बनेगा, इसकी आधारशिला क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और हम उसका पूर्वानुमान भी इस अवस्था को देखकर लगा सकते हैं। यानी कि इस अवस्था में उसका अवलोकन के द्वारा हम समझ पाते हैं कि बच्चा कितना, यानी कि उसका मानसिक विकास किस तरह से होगा, या फिर वो कितनी तेज़ी से चीज़ों को सीख रहा है, या फिर किस प्रकार की उसकी परफॉर्मेंस है, वो हेल्दी होगा या फिर थोड़ा कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ वीकनेसेस हैं। तो ये सारी है ना, क्योंकि हमें जन्म के समय हम ये भी जानते हैं कि जन्म के समय ही बहुत सारे गुण हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हेरिडिटी से हमें बहुत सारे गुणों को प्राप्त करते हैं और बहुत सारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह हमें जन्म के समय ही क्या होती हैं, दिखाई देने लगती है। किसी में वो तीव्र होती हैं और किसी में वो क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसके आधार पर हम उसके भावी जीवन का भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। तो इसलिए इस काल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह माता पिता के लिए भी, बच्चे के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काल होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है जहां उन्हें अपने बच्चों का पूरा ध्यान देना होता है। क्योंकि बालक जो है इस अवस्था में पूरी तरह से अपने जो अभिभावक हैं उन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए, वो खाना हो या फिर खेलने की अवसर हो, इन सभी चीज़ों में वो क्या करते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं।
तो इसलिए यह माता पिता के लिए भी यह समय जितना अधिक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं तो वो क्या होता है, आगे उसके परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसी बारे में एडलर ने कहा है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। तो इसको, इन सभी बातों को समझाते हुए एडलर महोदय कहते हैं कि यह इस कुछ समय बाद ही, शैशवावस्था का जो टाइम है यानी कि जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक अपने जीवन में क्या स्थान बनाएगा, यानी कि उसकी प्रवृत्तियों में, उसकी एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिखने लगती हैं, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वह आगे जाकर किस तरह से कार्य करेगा या फिर उसका स्थान क्या होगा, वह कितनी प्रोग्रेस करेगा। इसी प्रकार से इन्फेंसी के बारे में, शैशवावस्था के बारे में कुछ विद्वानों के विचारों को जानते हैं स्ट्रैक के शब्दों में। स्ट्रैक ने कहा था, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी कि वही हमने बोला आधारशिला का निर्माण किस प्रकार से होगा, वो स्वास्थ्य से हो, मानसिक पक्ष से हो या फिर संवेगात्मक विकास से। हम देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगों का विकास भी होने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। इन सभी का विकास की जब शुरुआत होती है तो हम ये इसलिए कहा गया कि भावी जीवन का शिलान्यास यहाँ पर से हो रहा है। सारी चीज़ें हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, भाषाई विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हम जानते हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो उसकी शिलान्यास क्या होता है, यहाँ से हो जाता है, यानी कि फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर, उसके जो भविष्य का निर्माण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि आगे चलकर उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। हम बहुत आगे, यानी कि हम जब एडल्ट होते हैं, एडल्टहुड में भी हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। वो हमारे विचारों में हो सकता है, हमारे ज्ञान में हो सकता है या फिर हमारे इमोशंस में हो सकता है। परिवर्तन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी आयु में, तो इन्होंने कहा यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में, जो शैशवावस्था में, इन्फेंसी में जो हमें गुण दिखाई देते हैं, कुछ विशेषताएं बच्चे में दिखाई देती हैं, यानी कि उसके अंदर वो कुछ प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हमें उम्र भर उसमें दिखाई देती हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम कहें बच्चा अगर बचपन में, इन्फेंसी में अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है खेलने वगैरह के प्रति, तो वो लाइफ टाइम हर अपने कार्य में क्या होगा, एक्टिव रहेगा। इसी प्रकार कुछ बच्चे बहुत जो इन्फेंसी में ही क्या करते हैं, बहुत खुश मिजाज दिखाई देते हैं खेलने के प्रति, या फिर वो उनमें भी थोड़ा सा क्या होता है, जैसे कि वो हंसी मजाक करने का, वो शरारत करने की जो होती हैं प्रवृत्तियां इस प्रकार की आती हैं, वो लाइफ टाइम उनमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि वो ज़रूर क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ये उन्होंने कहा यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, पर प्रारंभिक अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में जो प्रवृत्तियां और प्रतिमान जो उसमें दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, सदैव बने रहते हैं। कि किस प्रकार से, अगर उसमें पैटर्न का मीन्स हो गया कि किस प्रकार से अगर तेज़ी से वो सीख रहा है चीज़ों को, तो आगे लाइफ में भी वो क्या करेगा, तेजी से सीखेगा। खेल में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आगे भी वो खेल में क्या करेगा, अपनी गुणों को दिखाएगा। तो ये उन्होंने कहा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो शैशवावस्था है वह क्या है, आधारशिला है पूरे जीवन की। आगे बढ़ते हैं गुड एनएफ के शब्दों में। गुड एनएफ ने क्या कहा, जो हमारी इन्फेंसी है उस अवस्था के बारे में। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है ना। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो बालक है उसमें जो विकास है, मानसिक विकास है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। 1/2 of the individual ultimate mental stature has been attained by the age of 3 years। तो एक बच्चे का जो 3 साल की अवस्था है वहाँ तक जो मानसिक विकास उसमें होता है वो आधा विकास
हो चुका होता है, यह इनका कहना है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास है, जो ये एज है, ये कहीं न क्या है, बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो माता पिता हैं, क्योंकि इस समय पर जो बालक है वह विद्यालय नहीं गया होता है, क्योंकि 3 वर्ष का जो समय है वह बालक के लिए विद्यालय जाने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। उससे पहले की जो भी चीज़ें वह सीखता है, जिस प्रकार उसका जो विकास होता है वह क्या होता है, गृह वातावरण में होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार जो बच्चे का जो 3 वर्ष का समय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उसकी आधारशिला को रख रहा है। तो बहुत सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, विशेषताएं हैं, वह उसमें होती हैं। उन विशेषताओं को ध्यान रखते हुए हमें उसके विकास को स्वरूप प्रदान करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं कि क्या क्या शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं। तो पहला है शारीरिक विकास तीव्र गति से। जो विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सबसे तेज इस अवस्था में होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जन्म के समय अगर हम वेट की बातें करें तो वेट में सबसे ज़्यादा क्या वृद्धि जो होती है इस काल में होती है। बच्चा जन्म के समय 2, ढाई, 3 किसका होता है, पौंड का होता है। तो उसके बाद उसमें अगर हम देखें, अगर हम 3 वर्ष तक देखें तो बच्चे में लगभग 10 केजी की, या फिर किसी में वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है किसमें, लेकिन अगर एवरेज हम बात करें तो इतने तक की जो 10 केजी तक में बच्चों में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें और हम इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वह क्या होता है, शैशवावस्था में होता है। वह हमारी मसल्स का मजबूत होना है, या फिर हमारी जो बोन्स हैं उनका मजबूत होना, ये सभी सबसे तीव्र गति में होते हैं, है ना। जन्म के समय बहुत सारी जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, बच्चों की पूरी तरह से बनी भी नहीं होती हैं, उनका भी क्या होता है, इन्फेंसी में कंप्लीट विकास होता है। इसी प्रकार से अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति, यह अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों का क्या है, अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास इस समय पर बच्चे क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती। अगर आप उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे तो इन्फेंसी में उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास की शुरुआत क्या होता है, लगभग 3 वर्ष के पास से उनका क्या होता है, मानसिक विकास होने की शुरुआत होती है। तो जो इन्फेंसी की स्टार्टिंग एज है वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनमें सीखने की प्रक्रिया ज़रूर होती है। वो किस प्रकार से सीखते हैं, अनुकरण और दोहराने के से वो सीखते हैं। तो किसी भी चीज़ को इमिटेट करने की और रिपीट करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। भाषा विकास की क्या होती है, शुरुआत होती है। हमने देखा है जन्म के 3-4 महीने तक तो बच्चे में सिर्फ क्या होता है कि वो क्या करते हैं, रोने की हम उनमें क्या करते हैं, आवाज़ सुनते हैं। 3-4 महीने के बाद हम बच्चों में थोड़ी सी जो जिस प्रकार आपने देखा होगा बच्चे सोए में कुछ आवाज़ें करते हैं, कुछ आवाज़ें उनमें शुरू होती हैं। इसी प्रकार से 1 वर्ष तक बच्चे क्या करते हैं, कुछ शब्दों को बोल पाते हैं। इसी प्रकार से फिर जो 2 वर्ष तक उनका जो कुछ शब्द हैं, उनको कुछ सेंटेंस, वो छोटे छोटे सेंटेंस बोल पाते हैं। तो उनकी जो भाषाई विकास है उसकी क्या होती है, यहाँ पर शुरुआत होती है। तो इन्फेंसी एक ऐसी अवस्था है जहाँ से हम क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों का, वो संवेगात्मक हो या फिर भाषाई विकास हो या फिर मानसिक विकास की क्या हो रही होती है, ये यहाँ पर शुरुआती दौर है उनको हर चीज़ के विकास का। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, तेजी से होता है, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो धीरे धीरे से ग्रो होती हैं। जैसे कि हमने डेवलपमेंट के अंतर्गत भी पढ़ा था स्पायरल डेवलपमेंट। तो जब शारीरिक विकास क्या होता है, थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद और चीज़ें जैसे मानसिक विकास क्या होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में तेजी से होना शुरू होता है। तो मानसिक विकास जो इन्फेंसी में है वो क्या होता है, वो चीज़ों को, उनका कुछ चीज़ें तो वो सीख रहे होते हैं, जैसे अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं, दोहराने के द्वारा सीख रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से उनमें ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी उन्होंने कोई चीज़ इमिटेट की है, हो सकता है दूसरे तीसरे दिन वो उसको, अगर उसका रिविज़न नहीं होगा तो वो उसको भूल जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है। खेल की प्रवृत्ति, तो ये एज, इसे हमने आपको बताया था, इस एज को
प्ले एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से क्या करते हैं, खेलने पे उनका क्या होता है, ध्यान होता है। उन्हें कोई भी चीज़ मिलती होती है वो उन्हें पकड़ते हैं, फेंकते हैं। उनके साथ अगर उनको कुछ भी उनके माइंड में चल रहा होता है वो उनके साथ वो चीज़ें करते हैं। तो इनमें क्या होती है, बच्चों में क्या होती है, खेल की प्रवृत्ति होती है। हर चीज़ के साथ वो क्या करते हैं, खेल करते हैं। वो चाहते हैं उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उनके साथ क्या करें, मनोरंजन करें। तो उनको कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों को करते हैं जिनसे उनको क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो इस एज में बच्चों में क्या होती है, खेलने की प्रवृत्ति होती है, जो कि आपने सामान्यतः देखा भी होगा। तो बहुत ज़्यादा खेल पे डिपेंड रहते हैं। तो इसमें ये भी बात कही जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, खेल खेल में अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो हम उनको खेल खेल में सिखाएं। कोई चीज़ अधिक से अधिक हम उनको क्या करें, अवसर दें किस चीज़ के, खेलने के। ये नहीं कि उसको बंद रखा जा रहा है कहीं पर और किसी एक एरिया में फिक्स। जितना वो मूवमेंट कर पाता है उतना उसको अवसर देना होता है। तो खेल इस जो अवस्था है इसकी एक क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रबलता, जो ये अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों को जो नीड लगती है, जिनकी उनको ज़रूरत होती है, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंटेंस होते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी उनको चाहिए वो उनको दिया जाए। आपने देखा अगर वो चीज़ उनको नहीं दी जाती है तो वो क्या करते हैं, रोने भी लगते हैं। तो इस कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि संवेगों का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करके उन्हें ले लेते हैं। तो जैसे कि रोने की इन्फेंसी में आपने देखा होगा कि बच्चों को, यानी कि कैसे भी अगर आप उनको ये बताओगे कि ये चीज़ नहीं आ सकती है, ये चीज़ नहीं मिल सकती है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल सकती है या कोई चीज़ हमें नहीं मिल सकती। इनका ज्ञान उन्हें नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर उन्हें चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को लेने की, उसको बहुत ज़्यादा उसमें जिद की और आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रबलता, यानी कि जिसकी भी उन्हें आवश्यकता, कोई चीज़ उन्हें चाहिए होगी तो वो ये कोशिश करते हैं कि इसकी क्या की जाए, पूर्ति की जाए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है। आत्म प्रेम की भावना, यह स्टेज ऐसी होती है इन्फेंसी जहाँ पर जो बच्चे हैं वो सेल्फ लव यानी कि खुद से प्रेम करते हैं, ना कि दूसरों से। अगर आप देखेंगे बच्चों में तो वो अपनी, जैसे कि हमने यहाँ बोला, आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी चीज़ों के, ये हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, अपने लिए ही वो क्या होते हैं, अपने पे केंद्रित होते हैं। तो जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो चीज़ें वो करते हैं। तो आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि खुद से क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सेल्फ लव की क्या होती है, फीलिंग इस टाइम पे होती है बच्चों में। नैतिकता का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी, जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि जो नैतिकता है उसका क्या होता है, अभाव होता है। तो इसको हम मोरालिटी, तो बच्चों में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। तो यानी कि हमने आपको बताया कि मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो बच्चों पे अच्छे बुरे इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। इसलिए नैतिकता, वो किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं, किसी भी चीज़ को उनको संभालने का मन करता है तो वो उसे रखते हैं। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन चीज़ों का उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उनमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। यानी कि इस एज में अगर आप उनको अनुशासन भी सिखाना चाहेंगे तो बच्चे नहीं सीखते, क्योंकि उनको उस चीज़ का उतना ज्ञान नहीं होता है। उनका मानसिक विकास, उनका जो मानसिक पक्ष है उतना परिपक्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या देखा जाता है, नैतिकता का भी अभाव देखा जाता है। संवेगों का प्रदर्शन, बच्चे क्या करते हैं, इमोशंस, तो बच्चे इस एज में क्या करते हैं, जो इमोशंस हैं उनको क्या करते हैं, शो करते हैं। डिफरेंट टाइप के इमोशन जैसे हंसना, रोना, इन चीज़ों को उनकी क्या हो जाती है, शुरुआत इसकी हो चुकी होती है। इसी प्रकार से दूसरे बालकों में रुचि और अरुचि, तो इस एज में क्या करते हैं बच्चे, इंटरेस्ट दिखाते हैं दूसरे बालकों के प्रति, या तो वो बहुत ज़्यादा दूसरे बालकों के प्रति रुचि दिखाएंगे। यानी कि अपने समान बालकों, जो दूसरे बालक हम कह रहे हैं, अपने एज के जो छोटे बालक होते हैं उनके प्रति बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। और कुछ बच्चे हो सकता है कि उनके प्रति डिसइंटरेस्ट भी वो दिखाएं। तो दूसरे बालकों के प्रति क्या होता है, बच्चों में दिखाई देते हैं, वो इमोशंस भी उनके क्या होते हैं, दिखाई देते हैं।
इमोशंस वो दिखाते हैं, और दूसरे पालकों में भी वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, दूसरों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है निर्भरता से सक्रियता की ओर। बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया, यह ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से। वो क्या होते हैं, माँ पे निर्भर होते हैं, उनके आसपास जो उनके दादा दादी हैं या फिर और कोई फैमिली में है उन पर निर्भर होते हैं सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि भाषाई विकास की शुरुआत हो रही है, वो अपनी हर चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसको भी वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है तो वो स्वयं नहीं जा सकते हैं। तो पूरी तरह से वो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। या कोई चीज़ उन्हें चाहिए, कोई चीज़ दूरी पर है, उसको वो छूना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे अगर उसके सामने लाएंगे तो वो क्या करेगा, उससे खेल पाएगा। तो पूरी तरह क्या होते हैं, दूसरों से पर निर्भर होते हैं। तो ये एज ऐसी है जो निर्भरता से एक्टिवनेस की ओर क्या करती है, बढ़ती है। यानी कि धीमे धीमे बालक क्या होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बाहर वॉशरूम जाना या फिर खेलने के लिए जाना, वो धीमे धीमे अपनी चीज़ों को लेके आना, धीमे धीमे, क्योंकि जिस प्रकार से उनमें फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसी तरह से वो क्या होंगे, एक्टिवनेस की ओर बढ़ेंगे। तो निर्भरता से सक्रियता की ओर इस एज में बढ़ते हैं। अकेले खेलने की प्रवृत्ति इस एज में क्या होती है, बच्चों में अकेले खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि बाद में एडोलसेंस, इन्फेंसी के बाद लास्ट एज में और या फिर उससे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अर्ली एज में वो क्या करते हैं, यानी कि इन्फेंसी में वो क्या करते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान है कि वो दूसरों के साथ जाकर भी खेल सकते हैं। तो उन्हें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो वहीं पर खेलना क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। तो इसलिए उनमें क्या होती है, अकेले खेलने की प्रवृत्ति होती है। अगर अब हम बात करें तो ये सारी विशेषताएं थी शैशवावस्था की, तो इनको हमने विस्तार से जाना। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में शिक्षा, एजुकेशन, जो कि महत्वपूर्ण है। एजुकेशन हमने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पर है पूरी तरह से फैमिली में बच्चे रह रहे हैं, तो फैमिली में ही कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे क्या है, अगर विद्यालय में नहीं जा रहे तो पूरी तरह से क्या है, अपने पेरेंट्स पर वो क्या है, डिपेंड है। तो जो छोटी छोटी गतिविधियां वो करते हैं उसके दौरान ही वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि परिवार के अंतर्गत ही वो जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं उसके द्वारा ही वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनकी एजुकेशन के वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो हैं जैसे उचित वातावरण और व्यवहार। यानी कि हम उनको क्या करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या करें, प्रोवाइड करें, और अच्छा बिहेवियर उनके साथ क्या करें, दिखाएं। यानी कि जैसे कि हमने बोला, बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं रखना है बच्चों को। और हम अगर वो कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ जैसे कि आवश्यकताएं उनकी क्या होती है, आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रबलता होती है, तो हम क्या करें, कोशिश करें कि जितना हो सके हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ। या उस वक्त उन्हें बच्चे अगर वो किसी एक चीज़ को मांग रहे हैं तो उन्हें ये भी ज्ञान नहीं होता है कि वो जिस चीज़ को मांग रहे हैं वही चीज़ उन्हें दी गई है या नहीं। तो यानी कि अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं भी है, बच्चे वैसे उस चीज़ की डिमांड करते हैं जो उनके आसपास होती हैं, तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस प्रकार का व्यवहार शो उनको करें। अगर वो गुस्सा दिखाते हैं या फिर किसी प्रकार से वो अगर खुश रह रहे हैं जिन सिचुएशन में, तो उस प्रकार की सिचुएशन हम क्रिएट करें बार बार। तो वो जो बिहेवियर है जो पेरेंट्स का, यानी कि उन पर, क्योंकि वो उस समय पर सारी चीज़ें बहुत, जो हमने बोला कि खेलने की प्रवृत्ति होती है, तो खेलने की प्रवृत्ति में वो बहुत बार क्या होता है, चीज़ों को तोड़ वगैरह भी देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसके प्रति जो व्यवहार होना चाहिए या इन्वायरमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट होने की हो गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करें, अवसर प्रदान करें, खेलने के अवसर प्रदान करें, जितना हो सके बच्चे खुश रहें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। इस तरह का हमें उनके क्या करना चाहिए, व्यवहार दिखाना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास, जैसे कि हमने बताया कि बच्चे क्या होते हैं, शैशवावस्था में पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो कोशिश यह की जानी चाहिए कि वो धीमे धीमे क्या करें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। स्टार्टिंग में बच्चे, आपने देखा अगर उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है, वो एक से दूसरी चीज़ों को रिलेट भी करते हैं, है ना। जैसे कि वो अगर उन्हें
अगर उनको भूख लगी होती है तो वो माँ के पास जाते हैं कि उन्हें कोई चीज़ खानी है, इस तरह से। या फिर अगर उनको खेलने के लिए चाहिए होता है तो वो दूसरों से हेल्प लेते हैं कि उसे जाना है। आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, हाथ पकड़ के खींच के लेके जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता का विकास धीमे धीमे क्या होता है बच्चों में, हमें वो खुद आत्मनिर्भर बने। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चों में जो डर की प्रवृत्ति है वो इस एज में क्या कर दी जाती है, बच्चों में डाल दी जाती है कि वो डर का भाव जो उनमें होता है उससे विकसित कर जाए। तो इस प्रकार से ना करके हमें क्या करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भरता के विकास की ओर बढ़ाना चाहिए। यानी कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहल कर पाएँ, अपनी बात को बोल पाएँ। और अगर वो खेलने जाना चाहते हैं तो हम उनको लेके जाएं, तो धीमे धीमे वो क्या होंगे, वो जाना सीखेंगे। तो आत्मनिर्भरता की ओर उनको हमको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। निहित गुणों का विकास, किसी भी प्रकार के अगर गुण उसमें दिखाई देता है, प्रवृत्ति, हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी प्रवृत्तियां जो होती हैं बच्चों में दिखने लगती हैं शैशवावस्था में। तो इस प्रकार का कोई गुण उनमें दिखाई दे रहा है कि अगर वो खेलने के बहुत ज़्यादा, तो खेलने का हम उनको अवसर दें। या फिर वो किसी दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं तो वो उन गुणों को, सामूहिकता का गुण अगर उनमें है तो उसको हम क्या करें, उनको हम क्या करें, अवसर दें। और वो ये गुण जो भी उनमें है उनको विकास का अवसर दें। आत्म प्रदर्शन का अवसर, यानी कि ये नहीं कि उनको पूरी तरह से कहीं पर एक जगह पे बंद करके रख दिया है। हम उनको अवसर दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने को क्या कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ। यानी कि खेल पाएँ, अगर उनको कुछ आवश्यकता है तो उनको मांग पाए। इधर उधर से अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत बार बच्चे कोशिश करते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, तो हम उनको इस तरह की अवसर दें कि वो खुद भी कुछ कर पाएंगे। नहीं कि अगर वो डिपेंडेंट है तो हम हर चीज़ उनको लाकर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनको भी हमें क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण, ये हमने आपको बताया था कि बच्चों में जो होता है अच्छे और बुरी की क्या होती है, पहचान नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम बच्चों में क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छी आदतों का निर्माण क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई अच्छा व्यवहार वो दिखा रहा है तो उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाकर कुछ अच्छी आदतों का भी हम उसमें निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, और जो अगर कागज़ है उन्हें फाड़ देना, इस तरह से। तो इन चीज़ों को हम हटाकर वहाँ पर हम कुछ अच्छी चीज़ उस बच्चों के सामने रख कर क्या कर सकते हैं, उनमें अच्छी आदतों का भी निर्माण कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, बच्चों में किसी भी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी कि वो किसी पर खेलने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किसी एक क्षेत्र में वो अच्छा वो कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करें, अच्छे अवसर देते हैं। जैसे मूल प्रवृत्तियां, बच्चों की एक आवश्यकता इस एज में ये भी होती है कि उन्हें अधिक से अधिक सोने का, यानी कि उनका जो स्लीपिंग आवर होते हैं वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स कुछ कारणों की वजह से बच्चों को इस चीज़ से भी क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो जो आवश्यकता है उनकी, नींद की जो आवश्यकता है, उनको भी हम ध्यान रखें कि उसकी क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। समय समय पर उन्हें खाने की जो है उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। तो ये जो एजुकेशन है पूरी तरह से क्या कहती है, घर पर डिपेंड करती है। क्रिया और खेल द्वारा सीखना, तो कोई भी चीज़ अगर हम उन्हें सिखा रहे हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली समझा के नहीं सिखा सकते हैं। तो खेल के दौरान, कुछ एक्टिविटीज़ के दौरान हम उनको क्या कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताकर हम उनको बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं समझा सकते हैं। यानी कि अगर आप छोटा सा बच्चा है उससे ही बहुत सारी चीज़ें बताने लग गए तो वो नहीं समझेगा। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में हम उनको क्या कर सकते हैं, खेल के दौरान ही बता सकते हैं। यानी कि उसके खेल से संबंधित चीज़ें ही हम उनको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। चित्रों और कहानियों के द्वारा शिक्षा, तो इस एज में जो है वो बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, पिक्चर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चे कहानियों को भी नहीं समझते हैं, लेकिन वो बस ये ज़रूर है कि हाँ वो कहानी को रिपीट कर सकते हैं। इस अवस्था में वो क्या कर सकते हैं, कहानी को रिपीट कर सकते हैं। कहानी के पीछे क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है, इन चीज़ों को उन्हें, तो कहानी के थ्रू हम उनके भाषा का विकास कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को समझा सकते हैं। तो चित्र इस एज के बहुत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उनकी शिक्षा के। और छोटी छोटी चीज़ों का हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स का हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, नंबर्स का हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। उनके शारीरिक अंगों की पहचान हम उनको क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके मानसिक विकास में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना समझाकर छोटी चीज़ें, अंकों के बारे में या फिर अक्षरों के बारे में, उनके शारीरिक अंगों के बारे में, उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनको चित्रों के माध्यम से हम क्या करें, उन्हें समझाएं।
जो भी शिक्षण कार्य है वो क्या होना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चे उसमें क्या करें, उनको मनोरंजन हो, वो खुश हों जिन चीज़ों से। इस प्रकार की हमें क्या होनी चाहिए, हमारी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। और उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो शैशवावस्था की ये सारी विशेषताएं थी और उसकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते ही हमें उनकी शिक्षा का क्या करना है, व्यवस्था करनी है। तो अगर उनकी विशेषताएं क्या हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से जान पाएंगे तो इस प्रकार से हम उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हमें क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। शुरुआत यहाँ पर भी कुछ गलत है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना शैशवावस्था के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।